me king of the street. ऐसा कभी देखा ना flow, मेरी गेम मेरा है show. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। कल दिलचस्प मुकाबले के बाद जो है कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी और अब कराची किंग्स भी पॉइंट्स टेबल पर ऊपर आती दिखाई दे रही है। और कल का मैच बड़ा सनसनीखेज़ रहा और एक मौका ऐसा लग रहा था कि आसानी से लाहौर कलंदर्स इस मैच में फ़तह हासिल कर लेगी, लेकिन हमने देखा कि वहाँ नाकामी का सामना करना पड़ा लाहौर कलंदर्स को। दूसरी तरफ अगर बात करें, कल बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया इरफान खान नियाजी ने, और जिन्होंने बड़ी धुआंधार बैटिंग की। 21 बॉलों पर 48 रन की बारी खेली और उन्होंने लाहौर कलंदर्स से जो जीता हुआ मैच था ना, अपने हक कराची किंग्स के लिए अदा करते दिखाई दिया। और हम यही बात करते हैं कि मिडिल ऑर्डर्स पर जो है इस किस्म की ज़रूरत नेशनल टीम के अंदर होती है, और कल हमने देखा कि इरफान खान नियाजी ने उस किस्म की इनिंग खेली जहां पर ज़रूरत थी और उन्होंने मैच को अपने हाथ लिया और फतह दिलाई यहां पर कराची किंग्स को। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा सा बात कर लें कल का मैच के हवाले से। 15 ओवर्स पर मुश्तमिल मैच था, बारिश के बाइस। लेकिन बारिश से कबल अगर हम थोड़ी सी बात करें ना इस टूर्नामेंट के हवाले से, इस मैच में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे यहाँ पर हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स, और बड़ी ज़बरदस्त 7.5 ओवर्स के अंदर 90 रन बना चुके थे। लेकिन बारिश आड़े आई और फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया कराची किंग्स के बॉलर ने। और कल कराची किंग्स की बॉलिंग की भी बात करेंगे, फिर थोड़ी सी हम बात भी करेंगे कराची किंग्स के उभरते हुए नौजवान विकेट कीपर बैटर साद बेग की, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी कल का मैच में मुजाहरा किया। 25 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे, लेकिन लाहौर कलंदर्स की शिकस्त उसे इस टूर्नामेंट से पीछे की तरफ ले जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर कल का मैच जो खेला जाना है पेशावर का, अगर वहां पर हम देखेंगे कि पेशावर ने अगर कामयाबी हासिल कर ली तो पॉइंट्स टेबल पर जो है ना लाहौर कलंदर्स के लिए मुश्किलात होगी। लेकिन इस पॉइंट्स टेबल पे एक हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा नुकसान नज़र आ रहा है यहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जो पिछले 3 मैचेस में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस पर भी आज अपने शो में बात करेंगे। उभरते हुए नौजवान खिलाड़ियों की भी बात करेंगे, और क्योंकि अब कराची की किंग्स की टीम अगर मैं देखूं तो इस टूर्नामेंट में बॉलिंग के एतबार से सबसे मजबूत बॉलिंग लाइन दिखाई दे रही है। लेकिन अब कराची किंग्स की जानिब से गैर मुल्की प्लेयर एडम मिलन नहीं होंगे और उनकी जगह एक ऐसे नौजवान फास्ट बॉलर जगह लेके दिखाई देंगे जिसने पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ी ज़बरदस्त इससे कबल कारकर्दगी दिखाई थी लास्ट एडिशन और उससे लास्ट एडिशन में, और फिर पाकिस्तान टीम के लिए भी वो मुंतखब हुए थे और अब एक दफ़ा फिर वो कराची किंग्स की नुमाइंदगी एक दफ़ा करने जा रहे हैं। और शाहनवाज धानी, उनके हवाले से भी बात करेंगे। काफ़ी शोज़ पर हमने बात की है कि शाहनवाज धानी, क्या वजह है कि शाहनवाज दानी को टीम में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो अब कराची किंग की फ्रेंचाइज ने उन्हें एडम मिलन की जगह जो है टीम में शामिल किया है, तो उस पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पे मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। जावेद साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद, और फिर कल के मैच को किस तरह देखा, और डक लुइस वर्थ के तहत हमने देखा कि यहाँ पर जो टारगेट था, पहले 160 रन बनाए और फिर जो टारगेट दिया गया यहाँ पर कराची किंग्स को मैच जीतने के लिए 168 रन का, लेकिन बड़ी धुआंधार बैटिंग की और एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स की टीम बासानी मैच जीत जाएगी। लेकिन इरफान खान नियाजी ने वो तमाम दीवारें गिरा दी और अपनी दीवार गिराने के साथ साथ उन्होंने कराची किंग्स को जो है फतह भी दिलाई। बहुत शुक्रिया। जिस तरह अभी आपने इंट्रो में कहा कि कल का जो मैच था नहायत ही शानदार मैच जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो उनको मोमेंटम, बारिश आई है और लाहौर कलंदर का जो रन्स का फ्लो था वो मोमेंटम रुक गया। बारिश के बाद जो है उस रो में रन नहीं बन सके जिस फ्लो में पहले बन रहे थे। तो यही वो मैं समझता हूँ कि वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का कि लाहौर कलंदर जो है बहुत बड़ा टारगेट लगाने जा रही थी बोर्ड पे, लेकिन उसके बाद जैसे डकवर्थ लुइस के तहत 168 रन का उनके टारगेट मिला कराची को, तो कराची ने पहले शुरू में तो आपको पता कि जिस तरीके से चेस करने गई थी, लग यही रहा था कि ये बहुत ही मुश्किल टारगेट है, लेकिन जो साद बेग ने 25 रन की बारी खेली और उसके बाद इरफान नियाजी ने तो बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग बारी खेल दी। वो जब से आए हैं पहली दफ़ा जो है 33-32 को क्रॉस करके 41-42 की तरफ गए और उन्होंने जिस तरीके से
शाहिनशाह अफरीदी हो गया, हारिस रऊफ हो गया, उन बड़े नाम और बड़े बॉलर्स को जिस तरीके से उन्होंने जो है सेकंड लास्ट और लास्ट ओवर में जो है बिल्कुल खुलकर जो शाटें उन पे खेली हैं, तो इसका जो क्रेडिट है वो जाएगा बिल्कुल इरफान खान नियाजी को। चलें, इरफान खान नियाजी पे तो क्रेडिट जाएगा, लेकिन दूसरी टीम लाहौर कलंदर्स की भी थोड़ी सी बात कर लें। 15 ओवर के मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोई बुरा स्कोर नहीं किया इस मैच के अंदर, 160 रन बनाने में कामयाब रही और फिर हमने देखा कि एक दफ़ा फिर बड़ी ज़बरदस्त निफ सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे फ़खर जमान। तो फ़खर के हवाले से क्या कहेंगे, 51 के रन की इनिंग खेली, लेकिन साथ साथ जहाँ पर हम सात बेग की बात कर रहे हैं वहाँ पर लाहौर कलंदर्स ने एक ऐसे होनहार ओपनर को अपनी टीम में शामिल किया है जो एतमाद देने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि वो रन भी कर रहा है। मोहम्मद नईम, जिसे कोई नहीं पहचानता था, कल उन्होंने 65 रन की बारी खेली, तो आप समझ रहे हैं कि एक अच्छा इजाफा है एज ए ओपनर मोहम्मद नईम का। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से देखें लाहौर कलंदर, आप क्योंकि हमेशा लाहौर कलंदर्स हमने देखे कि बॉलर्स को बड़ी तरजीह देती है, बैटर्स पर अब वो काम कर रही है और कई पाकिस्तान को प्लेयर्स दिए हैं लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग से। बिल्कुल, लाहौर कलंदर का ये खासा रहा है हमेशा, जो भी PSL का सीज़न होता है वो यहाँ कोई बॉलर या कोई बैट्समैन जो है पाकिस्तान की नेशनल टीम को प्रोवाइड करते हैं, और जिस तरीके से वो आपको पता है अगर चांस देते हैं तो प्लेयर को जो है पूरा एतमाद देते हैं। जैसे नईम जो है पहले शुरू के 2 मैचेस में बिल्कुल आउट नज़र ही नहीं आ रहा था कि प्लेयर है, बस बॉल खड़ी करके जा रहा, लेकिन उसको जो एतमाद दिया और उसके बाद जो उसने कंटिन्यू दूसरी 50 की है, तो लग यही रहा है कि एक प्लेयर है। और जिस तरीके से कल उन्होंने 65 रन की इनिंग्स खेली फ़खर के साथ, देखो फ़खर जैसा बैट्समैन उनके साथ खड़ा है और उनके होते हुए देखें कि फ़खर 10-12 पे खड़ा था, वो 40-45 पे चला गया। तो ये है कि फ़खर जमान की इनिंग जो 51 रन की है उसका एक अपना अलग मज़ा था, लेकिन मोहम्मद नईम ने जो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली थी, अगर और 2-4 ओवर खेल जाते तो लग ये रहा था कि लड़का 100 भी कर लेगा। लेकिन ये कि फ़खर जमान और नईम की जो पार्टनरशिप है, जो बुनियाद लाहौर कलंदर को दी थी, वो बहुत ही ज़बरदस्त जा रही थी, लेकिन बस मसला वहीं से हुआ जहाँ मैच जो थोड़ा सा रुका, बारिश आई, हवाएं आई, वहाँ से जो है मोमेंटम जो है लाहौर कलंदर का टूट गया। चलें, लाहौर कलंदर्स का यहाँ पर मोमेंटम टूटता दिखाई दिया, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ना इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस के हवाले से कि तो कुछ अच्छे बैटर्स यहाँ निकले हैं, और उनमें एक मैं समझता हूं कि जितना एतमाद अब कराची किंग्स ने साद बेग को दिया है, क्योंकि हमने देखा कि गैर मुल्की प्लेयर्स के जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए इजाफा होता दिखाई दे रहा, उनमें एक साद बेग भी है। मुकम्मल एतमाद के साथ कल उन्होंने 25 रन की इनिंग खेली है। और जावेद साहब इस पर क्या कहेंगे, एक 25 रन की बारी लेकिन अहमियत वाली इनिंग थी साद बेग की। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जिस एतमाद के साथ इरफान खान नियाजी खेले, उन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और हम जो शुरू में बहुत बात कर रहे थे कि इरफान खान नियाजी को मौका नहीं मिल रहा या प्रमोट नहीं किया जा रहा ऊपर नंबरों पर, और नेशनल टीम के लिए वो खेलते हैं इरफान खान नियाजी, और कल उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि ऐसी इनिंग्स अगर वो खेलते रहे तो नेशनल टीम में जब उनकी जगह बनती है, जब उन्हें मौका फराम किया जाता है, अगर ऐसी इनिंग खेलेंगे तो ज़रूरत है मिडल ऑर्डर पर हमें ऐसे बैटर्स की T20 क्रिकेट के अंदर। बिल्कुल मोइन भाई, देखें जिस तरीके से नियाजी ने जो कल इनिंग्स खेली है और जो पेशन उन्होंने और विकेट पे जाके अपनी स्किल्स शो की है, तो वहाँ से नज़र आ रहा है कि ऐसे बैट्समैनों की हमें आशा ज़रूरत है। देखें नियाजी में कल जो है मुझे अब्दुल रज़ाक नज़र आ रहा था, क्योंकि हैज़े वो मीडियम पेसर बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग तो आपको पता कल आपने देख ली। तो ये है कि जब वो नेशनल टीम में आते हैं तो उन्हें जो है इन्हीं नंबर्स पर खिलाया जाए। इन नंबर पर अगर खिलाएंगे तो आप उनके जो सलाहियत हैं उनसे इस्तिफादा हासिल करेंगे, नहीं तो अगर आप आखिरी में चंद ओवर रह जाते हैं, वहाँ जाके बैट्समैन, एक होता है बैट्समैन सेट होकर खेलता है, अगर सेट होने का टाइम ही नहीं मिलेगा तो वो किस तरीके से अपनी जो है सलाहियतों का इज़हार करेगा। और दूसरी बात, जैसे आपने साद बेग की बात की, साद बेग ने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है और जिस एतमाद का मुजाहरा उस लड़के ने किया है, देखिए लाहौर कलंदर के जो बॉलर थे वो कोई आम बॉलर नहीं थे, वो हमारी कौमी टीम के 3 से 4 बॉलर थे, लेकिन साद बेग ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो शॉट्स के लिए गैप में के लिए वो फील्डर से कोसों दूर शाटे के लिए, तो आने वाले मुस्तकबिल के फ्यूचर के देखें कई प्लेयर ऐसे हैं। और कराची ने हमेशा से आपको जो है विकेट कीपर बैट्समैन दिए हैं, और साद बेग आपको पता है बैटिंग के साथ साथ कीपिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो कल तो अगर आप कराची किंग्स की बात करेंगे तो साद बेग और इरफान खान नियाजी ही नुमाया थे। चलें, ये 2 प्लेयर्स तो आपको नुमाया नज़र आ रहे थे,
लेकिन ऐसा लगा कि थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आए लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी, और शायद यही बेस है। अगर वो शुरू में अच्छे विकटें निकालने में कामयाब हो जाते अच्छे बैटर्स के, तो शायद इस वक्त जो तसलसल है ना इस टीम का दूसरा नज़र आ रहा होता और यहाँ पर फतह शायद लाहौर कलंदर्स के नाम होती। लेकिन आप समझते हैं हारिस को जिस तरह इरफान खान नियाजी ने खेला सेकंड लास्ट ओवर के अंदर, और फिर जिस तरह वो एतमाद के साथ इरफान खेल रहे थे, और बेस आप समझते हैं कि शाहीन शाह आफरीदी का बड़ा रोल था, लेकिन वो रोल कल अदा नहीं कर पाए शाहीन शाह आफरीदी, या प्रेशर में नजर आए कल एज ए कप्तान भी और एज ए बॉलर भी। बिल्कुल मोइन भाई, ये आपने बहुत अच्छी बात की। कल पहला मैच था जिसमें शाहीन शाह अफरीदी जो है एज ए कप्तान भी परेशान था, उन्हें फील्ड का नहीं पता चल रहा था कि किस फील्डर को कहाँ लेना है और किस बॉलर्स को किस टाइम पर लगाना है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन का शिकार थे। और जिस तरीके से इरफान नियाजी ने आगे से बैट से उन्हें जवाब देना शुरू किया तो वो बिल्कुल और पैनिक में आ गए। एक तसलसल जो बना हुआ था, हम भी इसी प्लेटफॉर्म से बता रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी जो है इस टूर्नामेंट में बिल्कुल अलग नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सुलझे हुए कप्तान नज़र आ रहे हैं, जो भी फैसला कर रहे थे वो उनके हक में जा रहा था। लेकिन कल देखें 168 रन और 15 ओवर, स्कोर कोई कम नहीं था, लेकिन यह है कि कल शाहीन शाह अफरीदी ने वो जो कप्तानी पिछले मैचेस में करते आए हैं उस तसलसल को बरकरार नहीं रख सकते, इसी वजह से जो है इन्हें कल हार का मुंह देखना पड़ा। और आगे आने वाले मैचेस में जो है और भी जो है इम्तिहान लाहौर कलंदर के और भी ज़्यादा सख्त आने वाले हैं। चलें, ये तो सख्त आने वाले हैं लाहौर कलंदर्स के लिए इम्तहानात और मैचेस के अंदर, और लेकिन दूसरी तरफ हम कराची किंग्स की यहाँ लाहौर कलंदर्स की हमने बात की, कराची किंग्स की थोड़ी सी बात करें तो उनके पास अच्छे बॉलर्स हैं और जिन्हें हम देखते हैं कि इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब्बास आफरीदी ने कल 3 खिलाड़ियों को आउट किया, मीर हमजा इस टीम के साथ हैं, उन्होंने भी कल 1 विकेटें हासिल की हैं। उसके अलावा आमिर जमाल हैं इस टीम के साथ, अच्छे ऑलराउंडर हैं, उन्होंने 1 विकेट हासिल की। फिर हसन अली जो इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज़्यादा विकेट हासिल कर चुके हैं वो इस टीम में मौजूद है। इसी टीम को इजाफा करने के लिए शाहनवाज दानी ने भी टीम को अब ज्वाइन कर लिया है। तो मजबूत बॉलिंग अटैक आप समझ रहे हैं कराची किंग्स की बनती जा रही है। जो होम जो बॉलर्स हैं ना, ये इस चीज़ का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ये वो सारे बॉलर्स हैं जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, उनको ज़्यादा एतमाद नजर आ रहा है अपनी विकेटों पे बॉल करने का, और उन्हें पता है कि कहां से गेंद को स्विंग करना है और कहां से बैटर्स को परेशान करना है। बिल्कुल मोइन भाई, देखें कराची किंग्स की जो बॉलिंग है, जैसे अभी आपने हसन अली का नाम लिया और फिर एक नई इंटी शाहनवाज धानी जो है वो भी बेंच में आकर बैठ गए, और फिर आमिर जमाल हो गया और अब्बास आफरीदी ने कल जो 4 आउट किए। देखिए बॉलिंग तो नो डाउट, और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा कराची किंग्स को होता है वो क्योंकि हमारे ये वो बॉलर्स इन्होंने लिए हैं जो डोमेस्टिक खेलते हुए आ रहे हैं। इन विकेटों पे उन्हें पता है कहाँ से हमने स्विंग करनी है, कहाँ से हमने शॉर्ट पिच बॉल करनी है, इन स्विंग करनी है, तो इसका फ़ायदा कराची किंग्स को हुआ। अगर एक बॉलर को रन्स लग भी जा रहे हैं तो दूसरा बॉलर आके जो है उसको दूसरे एंड से जो है रन्स रोक लेता है। तो कराची किंग्स के पास ये अब हमें तो खुशी की बात है कि कराची किंग्स का जो बॉलिंग अटैक है वो भी कोयटा ग्लेडिएटर की तरह मजबूत नजर आने लग पड़ा है, और जिसका कल उन्होंने इजहार भी किया। जो सेकंड फेज में मैचेस गया था बारिश के बाद, उसमें उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, लाहौर के प्लेयर्स को उन्होंने खुलकर नहीं खेलने दिया। चलें, खुल के खेलने नहीं दिया। आपने बात की कोयटा की, तो कोयटा आपको कैसा लग रहा है इस टूर्नामेंट में? जो अब ऐसा लग रहा था पहले बहुत निचले 5वें नंबर पे थी और फिर अब इस टूर्नामेंट में नंबर 1 पोजीशन पर फाइज हो गई है। बड़ी मेहनत की है उनके कप्तान ने भी, बड़ी मेहनत की उनके बैटर्स ने भी, और बड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं उनके बॉलर्स भी, और टॉप पोजीशन पर इस वक्त फाइज हैं। तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोयटा के जो बॉलर्स हैं वो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, तो उसके साथ साथ उनके बैटर्स भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और खासकर मैं अगर एलन की बात करूं तो उन्होंने भरपूर तौर पर सऊसीकील का साथ दिया है। जिस किस्म की वो बारी खेल रहे हैं, टीम को फतह दिला रहे हैं। फिर उसके बाद जेम वेंस हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त उम्दा कारकर्दगी दिखा रहे हैं इससे टीम के अंदर। तो कुछ बैटर्स अच्छे हैं और कुछ वही जो बात अब से कुछ देर कबल मैं कराची किंग्स के लिए खेल रहा था, बता रहा था कि मुकामी बॉलर्स इनमें खेल रहे हैं और मुकामी खेलने का फ़ायदा कोयटा को भी हो रहा है। वहाँ पर उनके मुकामी बॉलर्स ने जो है तहलका मचाया हुआ है। जी मोइन भाई, देखिए हम यही बात कर रहे थे, जैसे कराची किंग्स के बॉलर हैं और कोयटा किंग्स के जो बॉलर हैं वो भी आपको पता डोमेस्टिक की पैदावार है, वहीं से आ रहे हैं,
और देखें अब जो है कोयटा का आप सोच भी नहीं सकते थे कि वो टॉप पे आ जाएगी पॉइंट टेबल पर, लेकिन कोयटा ने मेहनत की, जिस तसलसल से कंटिन्यू ने परफॉर्म करना शुरू किया, अब कोयटा जो है टॉप पर आ गई है। और रही इस्लामाबाद को आप देख लें, वो तसलसल अपना कायम नहीं रख पाए, जिस तरीके से वो टॉप पे आ रहे थे कोई उनके लिए इशू ही नहीं था कि टॉप से नीचे आएंगे। लेकिन कमाल आपको दाद देनी है कोयटा के बॉलर्स को, कोयटा के बैट्समैन को, जिस तरीके से साउथ टीम को लेकर चल रहा है। और सबसे बड़ी कोयटा का जो डग आउट है वो हमें बिल्कुल जेल हुआ नजर आ रहा है, जैसे वेमर रिचर्ड बैठे हुए हैं, नदीम उमर साहब है, आजम खान है और इनका पूरा स्टाफ, मोइन खान है, ये जेल एक बिल्कुल जेल नजर आ रहा है। तो यही फतह की बुनियाद है। जो स्टाफ है वो भी नजर आ रहा है, खिलाड़ी जेल होते हुए नजर आ रहे हैं, वो परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। और कोयटा की टीम इस वक्त पॉइंट टेबल पर नंबर 1 पोजीशन पर भी और छीनी भी है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। और जहां पर हम देख रहे थे कि 5 मैचेस कंटिन्यू जीतते हुए आ रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन आखिरी 3 मैचेस में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब उनके लिए इस टूर्नामेंट में इन रहना भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इस पर भी बात करेंगे क्योंकि 7 मई को उनका मैच है, तो उस हवाले से भी थोड़ी सी बात रहेगी। फिर आज जो मैच खेला जाना है मुल्तान और यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी का, उस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि वो मुल्तान अपने होम ग्राउंड पर खेल रही होगी आज मुल्तान के अंदर, और क्या परफॉर्मेंस देगी आज इस पर जरूर हम बात भी करेंगे। इस वक्त मुझे लेकिन ब्रेक के लिए कहा जाए, ब्रेक से वापस आते हैं तो वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग में आज जो मैच खेलना जाना है मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का, उस पर भी हम आज बात करेंगे अपने शो के अंदर, क्योंकि दोनों टीमें ऐसी हैं कि इस टूर्नामेंट में अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान की तो आउट हो चुकी है, लेकिन कुछ फ़ायदा ज़रूर पेशावर ज़ल्मी को देकर जा सकती है अगर पेशावर ज़ल्मी ने आज के मैच में कामयाबी हासिल कर ली। क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो मुल्तान सुल्तान आज अपने होम ग्राउंड मुल्तान में मैच खेल रही है, लेकिन बहुत देर हो गई है शायद, और मुल्तान सुल्तान की अब कामयाबी भी इस टूर्नामेंट में उन्हें प्ले ऑफ 4 में नहीं पहुंचा सकती है। और फिर साथ साथ क्योंकि मुल्तान सुल्तान इस टूर्नामेंट से कबल अगर हम बात करें तो बड़ी हाइप क्रिएट की हुई थी कि इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस देंगी। क्या वजह बनी कि इस टूर्नामेंट में उस टीम ने कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी। फिर साथ साथ क्योंकि आज जो मैच है हम देखते हैं कि यहाँ पर भी महकमे मौसमियात की पेशन गोई है कि तकरीबन 80% चांस है कि आज का मैच भी बारिश की नज़र हो सकता है। तो चलें, ये कुदरत का निज़ाम है, इसमें देखते हैं कि आया बारिश होती है, मैच मुकम्मल होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्या पेशावर ज़ल्मी को आज के मैच में एज हासिल हो जाएगा? यहाँ पर जावेद साहब क्या कहेंगे पेशावर ज़ल्मी के हवाले से? जी मोइन भाई, देखें आज का जो पेशावर ज़ल्मी का और मुल्तान का मैच है वो कम से कम पेशावर ज़ल्मी के लिए तो आपको पता है बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आगे अगली स्टेज की तरफ अगर आपने जो है अपनी मंजिल की तरफ सफ़र जारी रखना है तो आपको हर हाल में ये मैच जीतना है। और फिर मुल्तान सुल्तान अपने होम ग्राउंड पे वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि आखिरी जो 2 मैचेस हैं वो भी हार पर ख़त्म करें। ज़ाहिर है अब उनके पास कुछ है नहीं लुटाने के लिए, वो जो भी होगा वो सब झोंक दे के हम किसी न किसी तरीके से अपने क्राउड के सामने ये मैच जीतें। और लेकिन जैसे अभी बात आपने वेदर की है, अगर बारिश हो जाती मैच कंप्लीट नहीं होता तो इसको सबसे ज़्यादा इसका जो नुकसान होगा वो पेशावर ज़ल्मी को होगा। अगर एक पॉइंट मिल गया तो मुल्तान के तो 1 पॉइंट मिले या 2 मिले उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो प्ले 4 में तो जा ही नहीं सकते। लेकिन ये कि आज का मैच अगर कंप्लीट होता है तो पेशावर ज़ल्मी हत्तुल इम्कान यही कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरीके से हम ये आज का मैच जीतें। लेकिन अगर एक पॉइंट मिल गया तो पेशावर की जो राहें हैं वो ना सिर्फ आगे बल्कि मुल्तान के साथ ही मिलती हुई नजर आएंगी। चलिए, मुल्तान के साथ मिलती हुई दिखाई देंगी पेशावर ज़ल्मी की अगर यहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ गया। लेकिन जो बात हो रही है इस टूर्नामेंट में नए प्लेयर्स के हवाले से, और पेशावर ज़ल्मी को हमने देखा कि एक नई प्लेयर दरियाफ्त हैं मास सदाकत, जिन्होंने लास्ट मैच में बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने मैच में 55 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे। और फिर साथ साथ क्योंकि पेशावर की बैटिंग थोड़ी सी लंबी
ज़रूरी है। बाबर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लास्ट मैच पे उन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर की। क्या समझ रहे हैं कि इसमें साइम का रोल अब तक नज़र नहीं आया? साइम अयूब बड़े बैटर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में वो पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बड़ा ज़रूरी है पेशावर ज़ल्मी के लिए कि साइम अयूब का परफॉर्म करना। कुछ विकेटें वो बॉलिंग में ज़रूर हासिल कर लेते हैं, लेकिन बेस अगर हम देखें तो उनका बैटिंग है और वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि पेशावर ज़ल्मी स्ट्रगल करते हुए इस टूर्नामेंट में नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर जो है साइम अयूब थोड़ा सा परफॉर्मेंस दे दें तो शायद बाबर आजम जिस किस्म की इनिंग खेल रहे हैं वो कामयाब होगी। भी माल सदाकत आ गए इनके पास, अच्छी बैटिंग करें। मोहम्मद हारिस की अगर बात करें तो वो भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं इस मैचेस के, कई मैचेस के अंदर, और थोड़ी सी मुश्किल हालात में मैंने देखा है कुछ अच्छी बारी मोहम्मद हारिस खेलते दिखाई देते हैं। तो यहाँ आप बाबर की बैटिंग को कैसे देखेंगे? और फिर मैं खासकर यही बात कर रहा हूँ कि साइम का कितना ज़रूरी है फॉर्म में वापस आना, क्योंकि अगर पेशावर आज का मैच जीतती है तो वो प्ले ऑफ 4 के लिए क्वालिफाई भी कर सकती है। बिल्कुल मोइन भाई, आपने साइम के बारे में बिल्कुल सही कहा। देखें, साइम ने जैसे ही इंजरी से सेहत हासिल की और उसके बाद डायरेक्ट आके वो पीएसएल में जो है ना उन्होंने अपना नाम दे दिया और पेशावर की तरफ से खेलने आ गए। लेकिन अब तो उनके कोचिस ने भी यह कहा था कि ये साइम की गलती है कि आप जब सेहतयाब हो गए और फ़ौरन आप आके पीएसएल शुरू कर दिए, तो यहाँ थोड़ा सा मसला था उनके साथ। लेकिन पहले मैच में उन्होंने 50 किए, उसके बाद बिल्कुल ऑफ कलर है, कोई रन्स नहीं नज़र आ रहे हैं। और आज के मैच में अगर साइम अयूब रन्स करते हैं, देखिए आपने हारिस की बात की, आपने बाबर की बात की, सदाकत की बात की, वो लड़का आया बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन आपको ये भी याद रखना हो कि तलत जो है वो आखिरी नंबर्स पर आकर जो है इनिंग्स को बिल्ड करता है, और पेशावर की कई दफ़ा जो है उन्होंने बैटिंग में बहुत अहम किरदार अदा किया है। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते दिखाई दिए हैं मिडिल ऑर्डर पर हुसैन तलत। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि इस वक्त क्या ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू मज़ीद जारी भी रखेंगे। और हुसैन तलत के वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। और आज जो बड़ा मुकाबला अगर हम कह सकते हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए है, और इस पर हम बात भी कर रहे थे और उनके प्लेयर्स के हवाले से भी बात कर रहे थे कि आज कितना ज़रूरी है इन प्लेयर्स का परफॉर्म करना। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान की टीम है जो इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे नाकिस कारकर्दगी दिखाते भी आ रही है, लेकिन अपने होम ग्राउंड पर आज वो मैच खेल रही होगी मुल्तान में, और इसका कितना एडवांटेज होगा। फिर बारिश भी मुदाखलत कर सकती है आज का मैच में, उस पर बात रही है थोड़ी सी जावेद इकबाल भट्टी से। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट में मोहम्मद रिजवान ने जो है परफॉर्म किया हुआ एज ए बैटर, लेकिन शायद अब बहुत सी ऐसी चीज़ें उनकी सामने आ रही हैं कि वो फील्ड पर एज ए कप्तानी कर रहे थे विकेट कीपिंग छोड़कर, और अक्सर हम देख रहे थे कि वो बहुत से मशवरे भी बॉलर्स को देने आ रहे हैं। लेकिन एज ए क्रिकेटर अगर मैं आपसे जावेद साहब पूछूं, क्योंकि आप भी जो वेटरन क्रिकेट खेलते हैं, तो एज ए विकेट कीपर ज़्यादा आसान होता है किसी भी बैटर्स को जज करना या एज ए फील्डर? देखें मोइन भाई, देखें अभी जो आपने रिजवान की बात की, देखें सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल जो कप्तानी करता है वो विकेट के पीछे जो विकेट कीपर होता है वो करता है। आप देखें कि कप्तान कोई भी होता है तो वो ज़्यादातर जो है कोऑर्डिनेट करता है विकेट कीपर से। और देखिए विकेट कीपर ही जो है मिड ऑन, मिड ऑफ, फाइन लेग, डीप फाइन लेग, वो सारी फील्ड जो है ना विकेट कीपर ही सेट करता है। लेकिन मोहम्मद रिजवान का ये फैसला कि विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं, और फिर मज़े की बात यह है कि आप अंदर दायरे में भी नहीं हैं। कभी आप मिड ऑफ पे बिल्कुल बाउंड्री पे चले जाते हैं, मिड ऑन पे भी बाउंड्री पे चले जाते हैं, जबकि आजकल आप जितने भी मैचेस देख रहे हैं मिड ऑन मिड ऑफ पे जो भी बाउंड्री पे खड़ा होगा वो जिसकी हाइट लंबी होती है उस प्लेयर को खड़ा किया जाता है। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने इस टूर्नामेंट में कोई ऐसी ख़ास चीज़ नज़र नहीं आए सिवाय उनकी बैटिंग। देखिए एज ए बैट्समैन उनके क्रेडिट पे रन्स हैं, वो रन्स करते आ रहे हैं और अभी तक PSL 10 के टॉप स्कोरर हैं। लेकिन अपनी टीम को लड़ाना और फिर जितवाना, ये चीज़ें रिजवान में बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। चलें, रिजवान में ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर कराची किंग्स की बात करें तो उनके कप्तान तो रन नहीं कर रहे हैं, लेकिन टीम ज़रूर जीत रही है।
बिल्कुल मोइन भाई, देखिए कप्तान का जब मूड होता है वो आपको पता है 25-30 रन कर जाते हैं और बिल्कुल जल्दी जल्दी कर जाते हैं। लेकिन मकसद ये, कप्तान अगर रन नहीं कर रहा, आपको पता है कि वार्नर जो है वो ऑस्ट्रेलिया से भी उन्होंने तमाम क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिए, लेकिन वो उनका जब बल्ला चलता है तो एक या दो अगर वो खेलते हैं ओवर तो वो 20-25 रन बना देते हैं। वो एक ऐसा स्टेज बना देते हैं कि जो भी प्लेयर आता है रन्स कर लेता है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। कभी कप्तान परफॉर्म करता है, फ्रंट से लीड करता है, कोई कप्तान ऐसा होता है वो परफॉर्म नहीं करता, लेकिन ये कि ग्राउंड में वो टीम को लड़ाता है। चलें, ग्राउंड में लड़ाता है। और आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे, किस टीम को एज आप दे रहे हैं आज के मैच में? देखें मोइन भाई, अगर आप एज देंगे, जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस चल रही है, वो बड़े बड़ा स्कोर करने के बाद भी हार जा रहे हैं और छोटा छोटा जो टारगेट है वो भी जो है अचीव नहीं कर पा रहे। अगर आप एज देखेंगे तो वो तो पेशावर जुल्मी को हासिल है, लेकिन मुल्तान सुल्तान ये चाहेगी कि अपने होम ग्राउंड पे जो है हम ये दो जो मैचेस रहते हैं वो जीत कर टूर्नामेंट में जो है हम जो इख्तिताम करें तो जीत पर करें, जीत पे करें। यहाँ पे कह रहे हैं दोनों मैचेस मुल्तान सुल्तान जीत कर करें। और जब साहब कल मैच में आराम का दिन है, लेकिन अगर परसों हम देखेंगे 7 मई को तो बड़ा अहम मुकाबला होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। वो उस मैच को कितनी अहमियत हासिल है पाकिस्तान सुपर लीग 10 की? बिल्कुल मोइन भाई, वो मैच डिसाइड करेगा कि टॉप पोजीशन पे जो है वो कौन सी टीम रहे इस टूर्नामेंट की। लेकिन जिस तरीके से अदम तसलसल जो पिछले 3 मैचेस हुए हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो लग ही नहीं रही कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम खेल रही है। लग ऐसे रहा है कि डग आउट में भी उनके कोई, आप देखें किसी से कोई बात नहीं हो रही, उनके कोचेस भी नज़र नहीं आ रहे और टीम भी बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है। टीम भी बिखरी बिखरी नजर आ रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। और हम देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त है कारकर्दगी लास्ट है कोयटा ग्लैडिएटर्स की अभी रही है इस टूर्नामेंट में और टॉप पोजीशन पर भी फाइज है। उम्मीद करते हैं कि इस टूर्नामेंट में और मजीद अच्छा परफॉर्म भी करेगी। लेकिन आज का मैच पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यकीनन चल जब हम अपने शो में गुफ्तगू कर रहे होंगे तो इस बात को बड़ा ज़रूरी करेंगे कि जहाँ पर पेशावर ने कि आज के मैच में क्या परफॉर्मेंस दी। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।